ने स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने आय का वर्तुल प्रवाह या चक्राकार प्रवाह पढ़ा था। उसमें हमने देखा था कि एक सरल अर्थव्यवस्था में दो ही क्षेत्रक होते हैं, फर्में और परिवार। ठीक है, और हमने ये कहा था कि सरल अर्थव्यवस्था यानी सरल अर्थव्यवस्था में न तो सरकार होती है और न किसी तरह का बाह्य व्यापार होता है, न विदेशी व्यापार होता है। तो उसमें आय क्रम से जो है फर्मों से परिवारों तक और परिवारों से फर्मों तक जाएगी। तो हमने उसमें बात की थी कि दो तरह से, क्योंकि फर्मों का जो व्यय है वो क्या होता है, परिवारों की आय होता है। तो फर्में जो व्यय करेगी यानी इनको लगान के रूप में देगी, ब्याज के रूप में देगी या मजदूरी के रूप में देगी, तो ये फर्मों का व्यय है। ये किसकी आय होगी, परिवारों की आय होगी। परिवार उसको आय प्राप्त करेंगे। और परिवारों का जो व्यय है, ठीक है, ये वस्तु और सेवाओं पर व्यय करेंगे। तो ये परिवारों का व्यय किसकी आय होगी, फर्मों का। ये उनको वस्तु और सेवाएं उपलब्ध कराएंगे, ये इनको अपनी सेवाएं देंगे। ये वस्तुएं उपलब्ध कराएंगे परिवारों को और ये अपनी क्या देंगे, सेवाएं देंगे। ठीक है, इस तरह हमने बात की थी कि दो तरह का प्रवाह होता है। एक तो वास्तविक प्रवाह, और वास्तविक प्रवाह में हमने पढ़ा था कि क्या होता है, किसे कहते हैं वास्तविक प्रवाह, कि इसमें साधनों यानी व्यावसायिक फर्मों की ओर से अपनी सेवाएं दी जाती है तथा व्यावसायिक फर्मों से परिवारों को उपयोग हेतु वस्तु और सेवाओं का परिवारों की ओर प्रवाह होता है। तो ये अपना क्या देंगे, ये अपना क्या देंगे, ये अपनी सेवाएं देंगे। परिवार फर्मों को क्या देंगे, अपनी सेवाएं देंगे, जबकि फर्में परिवारों को क्या देगी, वस्तु और सेवाएं। तो ये क्या लाएगा, वास्तविक प्रवाह, जो हमें दिखाई नहीं देता है। ठीक है, जो दूसरा है मौद्रिक प्रवाह, मुद्रा के रूप में। तो ये इनको मुद्रा के रूप में क्या देंगे, लगान देंगे, ब्याज देंगे, मजदूरी देंगे। ठीक है, तो ये दूसरे टाइप का जो है, और ये इनको क्या देंगे, ये उपभोग व्यय करेंगे। परिवार उपभोग के लिए वस्तु खरीदेंगे तो इसके लिए व्यय करेंगे। ठीक है, तो इसमें व्यावसायिक फर्में उत्पादन के साधनों को भुगतान के रूप में आय देती है। क्या भुगतान करेगी वो, लगान, ब्याज, पूंजी, ये जो आपकी मजदूरी, वेतन, इसके रूप में भुगतान करेंगे, मुद्रा के रूप में भुगतान करेंगे। और परिवार क्या करेंगे, व्यय करेंगे, वस्तु और सेवाओं पर व्यय करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मुद्रा का प्रवाह होता है। मुद्रा इससे इनके पास जाती है, फिर वापस इनसे इनके पास, तो ये कहलाएगा मौद्रिक प्रवाह। ठीक है, तो ये हो गया आय का चक्राकार प्रवाह। अगर इस मॉडल में आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप मेरे से वापस रिपीट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। जिस तरह स्ट्रोक और प्रवाह का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उसी प्रकार आय का चक्राकार प्रवाह या वर्तुल प्रवाह भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अब देखिए आय का अगर हमें राष्ट्रीय आय की गणना करनी है तो कुछ और बातों का जानना जरूरी है। ठीक है, तो आय के चक्राकार प्रवाह में जो वस्तु और सेवाएं प्रयोग की जाती है, ठीक है, जो भी वस्तुएं व सेवाएं प्रयोग की जाती है, उनको कई भागों में हम बात कर सकते हैं। उनको कई भागों में विभाजित या निम्न प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है। तो वस्तुओं और सेवाओं का वर्गीकरण, ठीक है, राष्ट्रीय आय की गणना करनी है तो आपको वस्तुओं और सेवाओं के बारे में भी जानना जरूरी है कि भी कुछ वस्तुएं, हर वस्तु अलग अलग टाइप की नहीं होती। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो शीघ्र नष्ट हो जाती है, जैसे दूध है, दही है, ब्रेड है। तो कुछ वस्तुएं ऐसी होती है, जैसे आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था व्यष्टि अर्थशास्त्र में, कि खाद्यान्न वस्तुएं अलग होती है, विलासिता की वस्तुएं अलग होती है। ठीक है, तो वस्तुएं, जो भी वस्तु बनती है एक देश के अंदर, एक अर्थव्यवस्था के अंदर जो भी वस्तुएं बनती है, उन्हें किन किन टाइपों से वर्गीकृत किया जा सकता है। तो वस्तु और सेवाओं का जो अगर वर्गीकरण देखें तो एक पहला जो वर्गीकरण है वो कहलाएगा उपभोग वस्तुएं व पूंजीगत वस्तुएं। उपभोग वस्तुएं व पूंजीगत वस्तुएं। एक वर्गीकरण ये होगा, जैसे नाम से पता लग रहा है कि उपभोग वस्तुएं वे कौन वस्तुएं होती है जिनको उपभोग करने के लिए काम में लिया जाता है, जिनको उपभोक्ता क्या करेगा, काम में लेगा।
जबकि पूंजीगत वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जो कौन काम में लेगा, फर्में काम में लेगी। मशीनें, जैसे फर्म कोई बड़ी फैक्ट्री है तो फैक्ट्री में उत्पादन करने के लिए मशीनें चाहिए। तो जो वस्तु अधिक उत्पादन के काम आती है, अधिक आय प्राप्त करने के काम आती है, ठीक है, उनको क्या कहा जाएगा, पूंजीगत वस्तु। जैसे एक व्यक्ति ने एक सिलाई मशीन खरीदी, अब उस सिलाई मशीन से वो कपड़े सिलता है और लोगों को बेचता है और आय प्राप्त करता है। तो जो उससे अधिक आय प्राप्त करने के लिए उसने मशीन खरीदी है ना, तो जो वस्तु टिकाऊ होती है, लंबे समय तक चलती है, और जो अधिक आय प्राप्त करने के लिए प्रयोग की जाती है, वो वस्तु क्या होगी, पूंजीगत। जैसे फॉर एग्जांपल छोटा सा उदाहरण ले, एक कार को हम घर में घरेलू उपयोग के लिए खर्च कर ले रहे हैं, घर में कभी ज़रूरत पड़ेगी तो आप उससे बाहर जाते हो, लेकिन वही कार अगर आप किराए पर देते हो और रोज़ आय प्राप्त करते हो, तो वो वस्तु क्या, वो उसको किस रूप में रखेंगे, पूंजीगत वस्तु। क्योंकि अधिक आय प्राप्त करने के लिए जो वस्तु काम में ली जा रही है, उस वस्तु को क्या कहेंगे, पूंजी। और जो उपभोग करने के लिए ली जा रही है, जो घर में घरेलू काम के लिए ली जा रही है, तो उसको हम उपभोग वस्तु कहेंगे। ठीक है। अब उपभोग वस्तु को भी हम दो भागों में बांटते हैं, जो हमने पढ़ा था। क्या, उपभोग वस्तु भी दो प्रकार की होती है। कौन सी, एक टिकाऊ उपभोक्ता, टिकाऊ उपभोग वस्तु, और एक गैर टिकाऊ। गैर टिकाऊ, अब टिकाऊ उपभोग वस्तु जो लंबे समय तक चलती है, जैसे आपने एक मोटरसाइकिल खरीदी या एक टीवी खरीदी आपने, तो टीवी क्या है, उपभोग वस्तु है, घर में टीवी देखने के लिए काम ले रहे हो, ये उपभोग वस्तु है। लेकिन अगर आप दूध, दही, घी, खाद्यान्न वस्तु, चावल वगैरह ले रहे हो, तो ये सब किस में आएगी, गैर टिकाऊ। वो शीघ्रनाशी वस्तु कह सकते हैं, इसे क्या कह सकते हैं, शीघ्रनाशी। तो उपभोग वस्तु भी दो प्रकार की होती है, टिकाऊ उपभोग और गैर टिकाऊ उपभोग। ठीक है। उपभोग वस्तु का मतलब, पहले तो हम बात करते हैं उपभोग वस्तु होती क्या है। वे वस्तुएं जिनका उपभोग उपभोक्ता अपने खुद के काम के लिए लेता है, अधिक आय कमाने के लिए नहीं, बल्कि खुद के उपभोग के लिए लेता है, तो उस वस्तु को क्या कहेंगे, उपभोग। इस दृष्टि से टीवी है, मोटरसाइकिल है, माचिस है, दूध, दही है, घी है, पनीर है, गेहूँ, चावल है, ये सब किस में आएगी, उपभोग। क्योंकि उपभोक्ता किस लिए खरीदता है उनको, उपभोग के लिए, काम में, खुद के काम में लेने के लिए। ठीक है। अधिक आय कमाने के लिए नहीं लेता। अगर एक दुकानदार शक्कर खरीदता है, शक्कर की बोरी खरीद रहा है, अधिक आय कमाने के लिए ले रहा है, तो वो उपभोक्ता नहीं है, वो उपभोग वस्तु नहीं कहलाएगी, क्योंकि वो बेचने के लिए ले रहा है। ठीक है। लेकिन जो उपभोग, यानी जिसका इसीलिए खरीदा जाता है ताकि उसका प्रयोग किया जा सके, जो खरीदेगा वो इसका प्रयोग करेगा, तो ये क्या लगेगी, उपभोग वस्तु। ठीक है। तो उपभोग वस्तु की परिभाषा क्या हो गई, किसको कहेंगे उपभोग वस्तु। उपभोग वस्तु वे वस्तुएं जिनका पूरा का पूरा उपभोग उनके खरीदने के बाद हो जाता है। जिनका पूरा, लिख लो, वे वस्तुएं जिनका पूरा का पूरा प्रयोग उनको खरीदने के बाद हो जाता है। खरीदने के बाद पूरा का पूरा उपभोग उनके खरीदने के बाद हो जाता है। अर्थात उपभोक्ता उस वस्तु को अपनी आवश्यकता संतुष्ट करने के लिए खरीदता है। एक पेन खरीद रहे हो आप, तो पेन से खुद लिखोगे, टीवी खरीदोगे तो खुद देखोगे, है ना, पंखा खरीदोगे तो खुद हवा खाओगे, तो आपकी आवश्यकता पूरी हो रही है ना। ठीक है। तो जिसे उपभोक्ता, जिसे समाज कह दो, उपभोक्ता कह दो, अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए खरीदता है, तो वो क्या कहलाएगी, उपभोक्ता, उपभोग वस्तु। ठीक है। उन्हें क्या कहेंगे, उपभोग। तो उपभोग वस्तु का मतलब परिभाषा क्या होगी, वे वस्तुएं जिनका पूरा का पूरा उपयोग खरीदने के बाद हो जाता है। यानी टीवी आपने खरीदी देखने के लिए, तो आप टीवी, वॉशिंग मशीन खरीदी आपने कपड़े धोने के लिए, ठीक है, तो आप उसका उपयोग कर रहे हो,
बेच थोड़ी रहे हो आगे, आप पूरा प्रयोग, या वे वस्तुएं जो समाज की आवश्यकता संतुष्ट करने के लिए जो खरीदी जाती है। भाई एक पंखा खरीदा आपने और उसको कमरे में लगाया और उससे हवा खा रहे हो, ठीक है। एक ड्रेस आपने खरीदी दीपावली पर, उसको आप पहन रहे हो। तो जो वस्तु आपको आवश्यकता है, आप पैदल जा रहे हो, आपको मोटरसाइकिल खरीदी आपने और उसको चला रहे हो आप, तो वो क्या है? उपभोक्ता वस्तु, ठीक है। तो जो समाज की आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए खरीदी जाती है वो वस्तु क्या कहलाएगी? उपभोग। समझ में आ गई? उपभोग वस्तुएं दो प्रकार की होती है। उपभोग वस्तु कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक गैर टिकाऊ या शीघ्रनाशी वस्तु, और दूसरी टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु। देखिए उदाहरण समझ लेना ऐसे। तो शीघ्रनाशी या गैर टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु में कौन सी वस्तु आएगी? दूध है, दही है, घी है, ब्रेड है, और सभी तरह की खाद्यान्न वस्तुएं हैं, खाने के लिए काम में ले जाती हैं। वो सब किस में आएगी? गैर टिकाऊ कह दो या शीघ्रनाशी वस्तु कह दो। उपभोग वस्तुएं दो प्रकार की होती है, गैर टिकाऊ या शीघ्रनाशी कह दो। तो गैर टिकाऊ बताइए, गैर टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु कोई दो उदाहरण दीजिए। या शीघ्रनाशी वस्तु, जो शीघ्रनाश मतलब शीघ्र खत्म हो जाती है, एक बार प्रयोग किया खत्म। दूध की एक थैली चाय बनाई और खत्म, लंबे समय तक नहीं चलती, खाने पीने में काम में ली जाती है, ठीक है। तो उसे दो तीन उदाहरण बताइए। तो क्या आएगा? दूध है, दही है, घी है, ब्रेड है, और जितनी भी खाद्यान्न वस्तुएं हैं, गेहूँ चावल जो भी आप घर में दाल खाने के लिए ले रहे हो, वो सब क्या है? एक बार बना ली, बार बार कब प्रयोग कर सकते हो उसका। आटा एक बार रोटी बना ली, फिर उसका प्रयोग उसी आटे का वापस कर सकते हो। तो ये सब किस में आएगी? शीघ्रनाशी या गैर टिकाऊ। दूसरे प्रकार की वस्तु होती है टिकाऊ उपभोक्ता, ठीक है, यानी जो लंबे समय तक चलती है। उपभोक्ता खरीदता है तो उपभोग के लिए उसको, लेकिन वो हाथों हाथ खत्म नहीं होती, बल्कि लंबे समय तक चलती है। तो इसके उदाहरण दीजिए। टीवी है, कूलर है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, ठीक है। तो ये लंबे समय तक चलती है, यानी हाथों हाथ समाप्त नहीं हो जाती, ठीक है। एयर कंडीशनर है, पंखा है, ये सब क्या है? टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु। तो टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। कौन कौन सी? गैर टिकाऊ और टिकाऊ उपभोग। तो टिकाऊ उपभोग की वस्तु कोई दो उदाहरण दीजिए। टीवी, कूलर, फ्रिज, एसी, ये सब किस में आती है? टिकाऊ उपभोक्ता। और गैर टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु के दो उदाहरण दीजिए। हाँ, दूध, दही, घी, खाद्यान्न वस्तुएं सारी, ठीक है। अब देखिए, आपके लिए यहाँ जानना जरूरी है कि ये वर्गीकरण आपने यहाँ क्यों किया। जब हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो आपको ये जानना जरूरी है कि दोनों ही टाइप की वस्तुएं अर्थव्यवस्था में बनती है ना। दूध, दही, घी, ब्रेड, चावल भी बनते हैं, और एसी, कूलर, पंखा, फ्रिज भी बनते हैं ना। तो इनका प्रयोग तो हाथों हाथ हो जाता है, इनका प्रयोग तो उत्पादन होने के तुरंत बाद हो जाता है, और इनका प्रयोग लंबे समय तक चलता रहता है। जैसे 2019 में 50 मोटरसाइकिलें बनी, तो क्या वो 2019 में समाप्त हो गई क्या? 2019 में कोई कार खरीदी आपने, तो 2019 में उसी वर्ष समाप्त हो गई क्या? वो 2020 में भी जाएगी, 21 में भी जाएगी। आप उसको कार को 4 साल प्रयोग कर रहे हो, तो हर बार इसको जोड़ेंगे क्या? तो राष्ट्रीय आय की गणना में किस वस्तु को जोड़ा जाता है? यानी इस प्रकार की टिकाऊ जो उपभोक्ता वस्तु, उपभोग वस्तु जो होती है, अंतिम उपभोग होने, हालांकि दोनों को ही जोड़ा जाएगा, इसको भी जोड़ेंगे, इसको भी जोड़ेंगे, लेकिन इसका प्रयोग जिस वर्ष में ये मार्केट में बिकने आ जाएगी उसी वर्ष उसको जोड़ा जाए। ये अंतिम वस्तु के रूप में है। आगे पढ़ेंगे हम अंतिम और मध्यवर्ती वस्तु का अंतर। तो अंतिम उपभोग वस्तु को ही राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाता। अंतिम उपभोग का मतलब जो उपभोग के लिए तैयार है, और जिस वर्ष में वो बनती है, मार्केट में बिकती है,
उसी वर्ष उसको जोड़ा। तो राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए आपको जानना जरूरी है कि उपभोग वस्तु में सभी को राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाता है, लेकिन जो टिकाऊ उपभोग वस्तु है उसको उसी वर्ष जोड़ा जाता है जब वो बनती है, बार बार इसको नहीं जोड़ेंगे। जैसे 2050 20 लाख की कोई कार है, 2019 में बेची, बनी, 2019 में बिक गई, अब वो 20 लाख की कार 2020 में भी जाएगी, फिर जोड़ेंगे क्या उसको 20 लाख, 21 में भी आएगी तो फिर 20 लाख, हर साल जुड़ेगा तो लंबा चल जाएगा। राष्ट्रीय आय की गणना 3 बार हो जाएगी, दोहरी गणना हो जाएगी। इसलिए कौन सी वस्तु को जोड़ेंगे? अंतिम उपभोग वस्तु जो होती है उन्हीं को जोड़ा जाता है। तो राष्ट्रीय आय की गणना में किसको जोड़ा जाता है? अंतिम उपभोग वस्तु को जोड़ा जाता है। तो यहाँ तो हो गई उपभोग वस्तु की बात। अब हम करते हैं पूंजीगत वस्तु की बात। पूंजीगत वस्तु किसको कहेंगे? देखिए, पूंजीगत वस्तु वो वस्तु होती है जो अधिक आय कमाने के लिए खरीदी जाती है, जिसका उद्देश्य क्या है? अधिक आय कमाना। पूंजी का नाम से मतलब है पूंजी है, मतलब अधिक आय कमाने के लिए खरीदी जाती है। जैसे एक दुकानदार या हम कह सकते हैं एक फैक्ट्री का मालिक एक कपड़ा बनाने की मशीन खरीद रहा है, 20 लाख की मशीन खरीदी, अब उसको 20 लाख उपभोग वस्तु कहलाएगी या पूंजीगत कहलाएगी? पूंजीगत वस्तु है। उससे वो आप क्या करेगा? वो कपड़ा बनाएगा और मार्केट में बेचेगा। एक किसान ट्रैक्टर खरीद रहा है, तो ट्रैक्टर उपभोग वस्तु है, लेकिन ट्रैक्टर किस लिए कर रहा है? वो ट्रैक्टर से फसल उत्पादित करेगा और मार्केट में बेचेगा। ठीक है, तो वो वस्तुएं हैं जो अधिक आय कमाने के लिए यानी अधिक पैसा कमाने के लिए खरीदा जाता है उत्पादक के द्वारा, उसे हम कहेंगे पूंजीगत वस्तु। तो अब इसकी परिभाषा क्या होगी पूंजीगत वस्तु की? कि पूंजीगत वस्तुएं उत्पादन में सहायता, उत्पादन में सहायता करने वाली वे वस्तुएं जो अधिक आय प्राप्त करने के लिए, जो अधिक आय प्राप्त करने के लिए अधिक आय प्राप्त करने के लिए खरीदी जाती है। खरीदी जाती है, उन्हें क्या कहेंगे? पूंजीगत वस्तु। दो शब्द है, दो लाइन है। एक तो उत्पादन में सहायता के लिए, वो वस्तु किस लिए खरीदी जाती है? ताकि उत्पादन, उनसे उत्पादन हो। जैसे मैंने बताया ट्रैक्टर का उदाहरण लिया, ट्रैक्टर को खाने पीने के लिए चलाने के लिए थोड़ी लेंगे, किस लिए करेंगे? खेती के काम में लेंगे। तो उत्पादन में सहायता कर रहा है ना। तो उत्पादन में सहायता करने वाली वे वस्तुएं जो अधिक आय कमाने के लिए खरीदी जाती है। तो एक तो उत्पादन में सहायता करे वो, ठीक है भाई। जैसे मैंने बताया सिलाई मशीन खरीदी आपने, तो सिलाई मशीन से आप कपड़े सिल रहे हो और मार्केट में बेच रहे हो, तो वो भी क्या है? पूंजीगत वस्तु है, क्योंकि उत्पादन में सहायता कर रही है। और किस लिए खरीदी आपने? अधिक आय कमाने के लिए। घर में कपड़े सिल रहे हो तो वो अधिक आय नहीं है, तो वो पूंजीगत वस्तु नहीं है, वो उपभोक्ता वस्तु है। समझ आई? मैंने कार का उदाहरण दिया था कि अगर एक कार को आप घर में ही घरेलू उपभोग के लिए कर रहे हो तो वो उपभोक्ता वस्तु है। और उसी कार को अगर आपने मार्केट में किराए पे चलाते हो उसको, और रोज़ के 1000-2000 रुपये वो कमा रही कार, तो वो किस में गिनी जाएगी? तो उत्पादन में सहायता कर रही है। यहाँ पर उत्पादन में सहायता का मतलब फैक्ट्रियों के लिए है। तो परिभाषा क्या होगी? पूंजीगत वस्तु इंपॉर्टेंट है, ये परिभाषा ध्यान रखना। पूंजीगत वस्तु किसको बोलेंगे? पूंजीगत वस्तुएं उत्पादन में सहायता करने वाली वे वस्तुएं, नंबर 1 उत्पादन में सहायता करती हो तथा जो अधिक आय प्राप्त करने के लिए खरीदी जाती है, उन्हें पूंजीगत वस्तु कहते हैं। अब आप इसके एग्जाम्पल पूछे आपको, तो एग्जाम्पल बताइए। जैसे मशीनें, फैक्ट्री में काम आने मशीनें, उपकरण, छोटे छोटे उपकरण जो है मशीनों के लिए काम में आए जाते हैं, औजार,
बिजली संयंत्र, बांध, नहर, ठीक है, ये सब क्या है, पूंजीगत वस्तु है। एग्जाम्पल मशीनें, फैक्ट्रियों में मशीनें, जैसे सीमेंट फैक्ट्री में आपको मशीनें खरीदनी पड़ेगी तब सीमेंट का उत्पादन होगा। मार्बल फैक्ट्री में आपको मार्बल कटर मशीनें खरीदनी पड़ेगी, है ना। तो हर फैक्ट्री के लिए मशीनें खरीदनी पड़ेगी। तो मशीनें हैं, उपकरण हैं, उस मशीनों से जुड़े हुए उपकरण हैं, छोटे छोटे उपकरण जो उसको चलाते हैं, है ना। औजार हैं, मशीनों से जुड़े हुए औजार जो होते हैं वो भी किस में आएगी, पूंजीगत वस्तु, ठीक है। बिजली संयंत्र, बिजली संयंत्र जितने भी जहाँ बिजली उत्पादन होता है तो बिजली संयंत्र किस में आएगा, पूंजीगत वस्तु, ठीक है, क्योंकि उससे बिजली बना करके बिजली को बेचेंगे। भाई बिजली उत्पादन करने वाली कंपनियां क्या करती है, बिजली बनाती है और फिर बाज़ार में बेचती और आय प्राप्त करती। अभी बिजली का प्राइवेटाइजेशन हो गया ना, तो प्राइवेट क्या करती है, वो फर्में बिजली बनाती है और फिर बिजली कंपनियों को बेचती है और फिर आय प्राप्त करती है। बांध, बड़ा बांध बांधा जाता है, बांध से फिर जो है क्या किया जाता है, सिंचाई के लिए बांध प्रयोग किया जाता है, बिजली बनाई जाती है, पीने के पानी के लिए की जाती है। तो ये भी क्या है, बहुउद्देश्य, कई उद्देश्यों के लिए बांध बांधे जाते हैं। सिंचाई है, पेयजल है, बिजली उत्पादन है, मत्स्य पालन है, तो कई कामों के लिए काम में ली जाती है। आय प्राप्त करने के लिए क्या है, एक बांध बांधने का उद्देश्य कोई एक उद्देश्य नहीं होता है, कई उद्देश्य होते हैं। और आय प्राप्त करने के लिए नहर है, नहर क्यों निकाली जाती है, नहर सिंचाई सुविधा के लिए, पीने के पानी के लिए, ठीक है। तो उससे लोगों को बेच करके और आय प्राप्त की जाती है। तो ये आपके एग्जाम्पल हैं किसके, पूंजीगत वस्तु, ठीक है। तो उपभोग वस्तु और पूंजीगत वस्तु में अगर आपसे पूछा जाए मुख्य रूप से अंतर क्या होता है, तो उपभोग वस्तु वे वस्तु होती है जो, परिभाषा वापस बताइए, उपभोग वस्तु, उपभोक्ता वस्तु कह दो या उपभोग वस्तु कह दो, किसे कहेंगे, वे वस्तुएं जिनका पूरा प्रयोग, जिनका पूरा उपभोग उनको खरीदने के बाद हो जाता है, जिनका पूरा उपभोग उनको खरीदने के बाद हो जाता है, समाप्त हो जाती है, खरीदने के बाद उसका प्रयोग हो जाता है, समाप्त हो ही नहीं हो। जैसे टीवी खरीदी आपने, तो टीवी का उपभोग कर रहे हो, आप देख रहे हो उसको, इसमें आय वाय से कोई लेना देना नहीं है। भाई टीवी आप घर में देख रहे हो, बच्चे बाल बच्चे देख रहे हो, कूलर की हवा खा रहे हो, फ्रिज की हवा खा रहे हो, कार में घूम रहे हो, एसी की हवा खा रहे हो, फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक जमा रहे हो या आइसक्रीम जमा रहे हो, कोल्ड ड्रिंक, तो घर में उपभोग कर रहे हो उसको। तो जिस उपयोग के लिए की जा रही है वो उपभोग, उसी काम के लिए उसका प्रयोग किया जा रहा है, आय प्राप्त करने के लिए उसका प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। तो पूरा उपभोग, जिनका पूरा उपभोग उसके खरीदने के तुरंत बाद हो जाता है। और एक लाइन ये हो गई, और एक लाइन क्या हो गई, समाज उनका प्रयोग करके अपनी आवश्यकताओं को क्या कर सकता है, आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है, उसका प्रयोग करके अपनी जिस आवश्यकता के लिए, पेन खरीदा लिखने के लिए तो आप लिख रहे हो, कॉपी खरीदनी है लिखने के लिए कॉपी खरीद रहे हो, पंखा खरीदा है हवा खाने के लिए आप खा रहे हो, घड़ी खरीदी है आपने पहनने के लिए खरीद रहे हो। तो ये सब चीज़ें उपभोग वस्तु हैं। तो दो विशेषताएं होती है, एक तो पूरा का पूरा उपभोग उसको खरीदने के तुरंत बाद क्या हो जाता है, और दूसरी बात समाज वो क्या करती है, समाज की आवश्यकताओं को पूरा करती है। तो वैसी वस्तुओं को क्या कहेंगे, ये 2 नंबर का प्रश्न आ सकता है भाई कि उपभोग वस्तु और पूंजीगत वस्तुओं में क्या अंतर है, इसके कोई 2 उदाहरण दीजिए, ठीक है। तो इन दोनों में अंतर क्या है भाई, 3 नंबर का प्रश्न आता है, ये 2 उदाहरण पूछ ले और परिभाषा पूछ ले, तो क्या होगा, उपभोग वस्तु किसको बोलेंगे, वे वस्तुएं जिनका पूरा उपभोग उसके खरीदने के तुरंत बाद हो जाता है, ठीक है। एक तो ये बात, और एक इसमें ये जोड़ना है कि समाज उनको किस लिए खरीदता है, अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट खरीदने के लिए खरीदता है, इससे अन्य वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता है। आवश्यकता को संतुष्ट किया जाता है, इससे अन्य वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता है।
अगर दूध आप खरीद रहे हो, दूध को आपने जमा कर उससे मिठाई बना के बेच रहे हो, तो वो उपभोग वस्तु नहीं है, क्योंकि आप अधिक आय कमाने के लिए, यहाँ पर आप अधिक आय नहीं, आप उससे अन्य वस्तु नहीं बना रहे हो और आप अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हो। चाय बनानी है, घर में काम में ले रही हो, ठीक है, और पूरा उपभोग आप उसको खरीदने के तुरंत बाद कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें, 3 विशेषताएं किस में आ जाएगी? उपभोग वस्तु। जबकि पूंजीगत वस्तुओं की परिभाषा क्या हो गई? वे वस्तुएं जो उत्पादन में सहायता करती है, पहली बात, तथा जो अधिक आय प्राप्त करने के लिए खरीदी जाती है। 2 बातें होनी जरूरी है। एक तो उत्पादन में सहायता करती है, कोई ना कोई उत्पादन उससे होता है। जैसे मैंने दूध का उदाहरण दिया, दूध से आप क्या कर रहे हो? मिठाई बना के बेच रहे हो, तो अधिक उत्पादन में सहायता कर रहे हो दूध। या आपने फर्नीचर, लकड़ी से फर्नीचर बना कर बेचा उसको, तो वो उपभोग वस्तु नहीं आएगी, ठीक है। तो वो वस्तुएं जो अधिक आय प्राप्त करने के लिए 2 बातें होनी जरूरी है। एक तो अधिक आय प्राप्त, आप उसका उपभोग खरीद तो रहे हो लेकिन आप खुद उपभोग नहीं कर रहे हो, अधिक आय प्राप्त करने के लिए उसका क्या कर रहे हो? खरीद रहे हो, खुद काम में नहीं ले रहे, ठीक है। तो उत्पादन में सहायता करने वाली वे वस्तुएं जो अधिक आय प्राप्त करने के लिए खरीदी जाती है, क्या कहलाती है? पूंजीगत वस्तु। ज़्यादातर फैक्ट्रियों में ये काम ली जाती है, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल पूछें आपसे, उपभोक्ता वस्तु के कोई 2-3 उदाहरण बताइए। तो उपभोग वस्तु 2 प्रकार की होती है, यार इसको भी वर्गीकरण लिखना है आपको। उपभोग वस्तु 2 प्रकार की होती है, एक टिकाऊ उपभोग और एक गैर टिकाऊ उपभोग। तो गैर टिकाऊ उपभोग के कुछ उदाहरण क्या हो गया? दूध, दही, घी, पनीर, मक्खन, गेहूँ, चावल, शक्कर, है। और टिकाऊ उपभोग वस्तु टीवी, फिर कूलर, फ्रिज, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है वो सब किस में आएगी? टिकाऊ उपभोग वस्तु, ठीक है। अगर आपको पूछे पूंजीगत वस्तु के एग्जाम्पल दो, तो क्या आएगा? उपकरण, मशीनें, औजारें, बिजली संयंत्र, बांध, नहर। ये बांध, नहर ये भी आएगा, ये भी पूंजीगत वस्तु में ही आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके एक पहला वर्गीकरण, उपभोग वस्तु और पूंजीगत वस्तु में अंतर, ठीक है। अब दूसरे टाइप की जो वस्तु होती है वो कहलाएगी आपके मध्यवर्ती वस्तु। देखिए यहाँ पर तो राष्ट्रीय आय की गणना के लिए बात इंपॉर्टेंट, हम क्यों पढ़ रहे हैं, इनका वर्गीकरण क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए वर्गीकरण कर रहे हैं कि राष्ट्रीय आय में जब आप जोड़े हुए से, तो कुछ वस्तुएं तो क्या होगी? पूरा उपभोग नहीं होगा। जैसे ये तो बनी और ख़त्म हो जाएगी तुरंत। जैसे एक दिन में 500 लीटर दूध बना गांव में, अब 500 लीटर का प्रयोग हो गया, हाथों हाथ खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर एक मोटरसाइकिल बनी तो वो मोटरसाइकिल हाथों हाथ खत्म हो जाएगी। जोड़ना दोनों को ही पड़ेगा राष्ट्रीय आय की गणना। ये दूध का उत्पादन तो उसको भी जोड़ेंगे और मोटरसाइकिल को भी जोड़ेंगे, ठीक है। तो आपके लिए इसका अंतर जानना जरूरी है। आप पूंजीगत वस्तु को भी जोड़ेगा, जैसे एक ट्रैक्टर बना, ये एक मशीन बनी, उसको भी राष्ट्रीय आय में जोड़ना पड़ेगा। और आप उपभोग वस्तु को भी जोड़ोगे, दोनों को ही जोड़ा। लेकिन इनमें से जोड़ने के लिए क्या जोड़ना चाहिए? अंतिम वस्तु को जोड़ोगे, अंतिम उपभोग वस्तु को जोड़ना पड़ेगा। इसलिए आपका ये वर्गीकरण जानना जरूरी है, ठीक है भाई। तो एक वर्गीकरण हो गया। आप दूसरे टाइप की जो वस्तु है वो हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे उसके बारे में, जो आपको आएगी अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु में मुख्य रूप से अंतर क्या होता है। देखिए अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु, यहाँ पर मैंने अंतिम वस्तु का कुछ उदाहरण दे दिया था, ठीक है। इसके अलावा मध्यवर्ती वस्तु क्या होगी उसको हम थोड़ा डिटेल से नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।